Hello and welcome back once again in another session of पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आज का नया टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू कि मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको अभी तक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के रिगार्डिंग करवाया है वो आपको सब क्लियर होगा। अगर आपने अभी तक पहले की वीडियोस नहीं चेक की हैं, जो पार्ट्स मैंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं चैनल पर, अगर वो आपने अभी तक चेक नहीं किए हैं तो गाइस प्लीज काइंडली जल्दी से वो चेक कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। बहुत ही थोड़ा सा अब हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक रहा है, तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक जो स्टार्ट करवाऊंगी वो when capital brought in by new partner is not given। ये कि जब क्वेश्चन में हमें जो नया पार्टनर है उसकी पूंजी की राशि न दी हुई हो। देखो, हमने जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जो वेरी फर्स्ट वीडियो मैंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड अपलोड की थी, इसमें मैंने आपको क्या कहा था कि जो नया पार्टनर है वो पूंजी का हिस्सा लेकर आता है और गुडविल ख्याति का भी हिस्सा लेकर आता है। तो जैसे हमने किया कि अगर गुडविल कैश में नहीं लेकर आता तो करंट अकाउंट ओपन कर एडजस्टमेंट करते हैं, तो वैसे ही अगर हमें क्वेश्चन में कैपिटल ना दी हुई हो तो कैपिटल किस तरह से निकाली जाएगी। जैसे हम गुडविल का शेयर निकालते थे किसी न किसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से कैपिटल को भी जरूर निकाला जाएगा, बिकॉज विदाउट कैपिटल कोई भी इंडिविजुअल एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देना चाहूंगी, पहले की वीडियोस जरूर चेक कीजिए, फिर ये टॉपिक चेक कीजिए। आपको पहले की वीडियोस जितने भी मैंने पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं उन सब के लिंक्स जो हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि अगर कैपिटल की अमाउंट क्वेश्चन में ना दी हुई हो तो क्या किया जाना चाहिए। When the capital to be brought in by a new partner is not mentioned in the question, then a proportionate amount is to be calculated on the basis of the capitals of the old partners after all the adjustments। मतलब कोई भी गुडविल अपीयर हो रही है, कोई रीवैल्यूएशन का अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, कोई जनरल रिजर्व मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व कुछ पड़ा है, तो उस तरह की सारी एडजस्टमेंट्स, इवन अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है, प्रीमियम लेकर आया है, इवन उसको भी एडजस्ट कर देने के बाद जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल के आधार पर, मतलब उनकी एडजस्टेड कैपिटल के आधार पर नए पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट की जा सकती है अगर हमें क्वेश्चन में ये ना दी गई हो तो। ठीक है, अब देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन में होता है ना, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी मैंने एट द एंड एक नोट भी लिखा है जिसे हम जरूर देखेंगे कि वो क्या है। कैपिटल ऑफ द फर्म is to be calculated with the help of या on the basis of the adjusted capitals of the old partners, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, and the new or remaining share of the partners to be share of profits to be enjoyed by the old partners in future, that is after admission। मतलब नया पार्टनर जब एंटर कर लिया जाता है तो पुराने पार्टनर्स फ्यूचर में कितना शेयर एंजॉय करेंगे। जैसे आपको कई बार क्वेश्चन में दिया होता है ना कि नया पार्टनर 1/5 शेयर से एंटर किया है, तो 1/5 अगर उसका शेयर है तो बाकी का रिमेनिंग तो पुराने पार्टनर्स आपस में बांट रहे हैं ना, 4/5 उनका रिमेनिंग शेयर है। तो बहुत सारे केसेस में ये इस तरह से होता है कि हम लोग पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल और पुराने पार्टनर्स का ही शेयर, इसके आधार पर कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम अभी तक गुडविल ऑफ द फर्म के हिसाब से कैलकुलेशन करते थे जंबल कर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से कैपिटल ऑफ द फर्म भी कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, देन अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय अ न्यू पार्टनर इज टू बी कैलकुलेटेड, और उसके बाद जो नए पार्टनर का शेयर है
उसके हिसाब से, मतलब कैपिटल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर्स शेयर, हम उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैपिटल का एडजस्ट कर देंगे। मैंने आज की वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन कवर नहीं किया है। आज मैंने एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन ही कवर किया है ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन हम इस तरह का क्वेश्चन भी एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है, देखो वही सब बातें मैंने यहाँ पर फॉर दी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ मेंशन की हैं। जब नए साझेदार के द्वारा लाई गई पूंजी न दी गई हो प्रश्न में, तो पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी व भविष्य में उनके लाभ अनुपात के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कर ली जाती है और फिर नए साझेदार के हिस्से की पूंजी का अनुमान लगाया जाता है। अब देखो, मैं आपको कह रही थी कि एक नोट है, वो नोट क्या है? वो नोट ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि क्या अमाउंट कैपिटल की निकलेगी। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है और इसके हो सके तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज का जो हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें कैपिटल की अमाउंट के लिए हमें क्या दिया हुआ है। देखो, आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 77, जो कि हमारे पास पेज नंबर 4.163 पर अवेलेबल है मेरी बुक के अकॉर्डिंगली। देखो, ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक बार इतना पोर्शन इसका देखेंगे, फिर हाफ पोर्शन देखेंगे कि अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में और क्या दिया हुआ है। मोहन और महेश 2 पार्टनर्स हैं एक फर्म के और उनकी रेशो हमें 3:2 बता रखी है। 1 अप्रैल 2012 को नुसरत को एज अ पार्टनर एडमिट किया गया है और हमें मोहन और महेश के अकॉर्डिंगली, मतलब बिफोर द एडमिशन, हमें बैलेंस शीट दे रखी है। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट में वो कौन सी आइटम्स हमें दी हुई हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, मतलब उनकी हो सकता है कि कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़े। ठीक है, देखो, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्रेडिटर्स को लेकर तो हमें रिवैल्यूएशन में हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई हो, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड के रिगार्डिंग हमें बहुत ही ध्यान से वो सभी बातें रिकॉल करनी पड़ेंगी जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस में समझी थी। अब देखो, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। जनरल रिजर्व आपको पता है कि अगर हमें कुछ और मेंशन ना हो, ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, कुछ और का मतलब क्या है, कई बार ऐसा लिखा होता है ना, रिवाइज्ड वैल्यूज हमने नहीं शो करनी है, तो इस तरह का कंसेप्ट भी हमें याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कहती थी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि ये सब एक सीक्वेंस की फॉर्म में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपको फिर से वही पहले की वीडियोस याद हैं, समझी हैं अच्छे से, तो आपको ये सब टॉपिक्स समझ में आएंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बटेगा। कैपिटल्स हमें दे रखी हैं, कैपिटल्स का फिलहाल कुछ नहीं करना होता, इन्हें हमने जस्ट कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना होता है। एसेट साइड पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है जिसकी एडजस्टमेंट्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करनी हो, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी आइटम्स जरूर होती हैं जिन्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें डालना होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें और फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन बता रखी है इस क्वेश्चन के बारे में। देखो, हमें बता रखा है कि इट वॉज अग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी डेप्रीशिएटेड टू 3 लाख, is to be appreciated to ₹3,80,000। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बिल्डिंग की वैल्यू थी कितनी, 2,80,000, और कितनी करनी है हमने, 3,80,000। तो ये रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड पे आएगा, इंक्रीज इन एसेट, ये क्रेडिट साइड पर आएगा। ठीक है, स्टॉक जो है वो 25% अंडर वैल्यूड है। आप एक बार सिर्फ इतना याद रखो कि ये अंडर वैल्यूड है। मैं वर्किंग नोट्स की फॉर्म में समझाऊंगी कि इसका हमने क्या करना है। ठीक है, अब देखो, लायबिलिटी आपको
वर्कमैन कंपनसेशन फंड की अराइज हो गई तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड के रिगार्डिंग क्या बताया था? आपको समझाया था कि अगर तो लायबिलिटी आपके फंड में कवर हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर लायबिलिटी ना कवर हो तो रीवैल्यूएशन में आएगी। तो लायबिलिटी कवर हो रही है क्योंकि 2.5 लाख का हमने फंड बनाया हुआ था और 2,30,000 की लायबिलिटी अराइज हुई है, तो अभी भी 20,000 फंड की फॉर्म में बचता है जो कि फ्री हो गया क्योंकि लायबिलिटी सिर्फ 2,30,000 की आई। तो जो फ्री हो गया उसका हम क्या करते थे, उसको हम पार्टनर्स की पुरानी रेशो में, मतलब पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बांट देते थे। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखो नुसरत जो है वो 1 लाख की गुडविल लेकर आई है कैश की फॉर्म में। तो आपको पता है कि ये प्रीमियम होता है, ये प्रीमियम कैश में आया है तो इसे कैश की फॉर्म में रिसीव कर लो, और ये प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ता है तो इसे सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंगली बांट देंगे। ठीक है, अभी तक हमें ना तो नुसरत का शेयर दिया हुआ है कि जिससे मुझे ये पता चले कि सैक्रिफाइस कितना निकलेगा या गेन कितना निकलेगा। तो देखते हैं आगे और फर्दर हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है। देखो ये लिखा हुआ है नुसरत की कैपिटल से रिलेटेड एक बहुत अच्छा पॉइंट, नुसरत वॉज टू ब्रिंग फर्दर कैश, मतलब 1 लाख जो गुडविल की फॉर्म में लेकर आई है उसके अलावा और भी कैश वो लेकर आएगी ताकि उसकी जो कैपिटल है वो 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश आफ्टर अबव रिवैल्यूएशन, जो ये ऊपर के पॉइंट्स हैं, एंड एडजस्टमेंट जो हमें यहाँ बैलेंस शीट में दिए हुए थे वो भी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपको क्या लाइन लिखी हुई है, फिर पता चलेगा कि किस तरह से कैपिटल की कैलकुलेशन की जाएगी। अब यहाँ पर कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, जितनी मोहन और महेश की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल निकलेगी उसका 20%। ठीक है, हो गया बहुत आसान। अब देखो आपको फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता रखी है, आपको समझाया गया है जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे रखी हो तो आप सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट कर कर देख लीजिए कि क्या निकलेगा, किसका सैक्रिफाइस निकलेगा और किसका गेन निकलेगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या करना है, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म की, और हमने क्लियरली शो करनी है कैलकुलेशंस कि नुसरत कितनी कैपिटल लेकर आई है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जहां जहां पर आपको मैंने समझाने के लिए जो जो भी रिक्वायर्ड वर्किंग नोट्स थे वो सब वर्किंग नोट्स रेडी किए गए हैं। ठीक है, यहाँ हिंट्स नहीं मैं आपको शो करूंगी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये आंसर कहूंगी कि ये आंसर जरूर नोट कर लीजिए, साइड पे कहीं पर भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो, और फिर उसके बाद समझिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें 2 बातें बता रखी थी, एक तो बिल्डिंग के बारे में जिक्र था, वर्कमैन कंपनसेशन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं कि लायबिलिटी फंड में से कवर हो रही है तो रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड का। स्टॉक के बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन थी कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। देखो अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है कि कम मूल्य आंका गया है, कम मूल्यांकन किया हुआ है। अगर कम किया हुआ है तो अब हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा, और जब हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो कौन सी साइड पर आती है, वो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर आती है। ये क्रेडिट साइड होती है और ये वाली डेबिट साइड होती है। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, बिल्डिंग तो क्लियरली ही पता चल रही थी कि 2,80,000 से 3,80,000 हो रही है तो 1 लाख उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन स्टॉक का कैसे पता लगाया जाए। तो देखो यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा है, तो देखो जल्दी से देखते हैं कि वर्किंग नोट नंबर 1 में किस तरह से स्टॉक की कैलकुलेशन की गई है। मान लो एक्चुअल वैल्यू स्टॉक की x है। ठीक है, अब देखो अब आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है, हमारे पास 1,20,000 वैल्यू दे रखी है, 25% वो कम है,
किसका कम है वो? एक्चुअल वैल्यू का। तो अगर मैंने एक्चुअल x माना है और इधर जो ये कम वैल्यू है इसमें मैं इसका 25% ऐड कर दूं तो ये x के बराबर आ जाएगी ना, वैल्यू बराबर हो जाएगा ना, ये इधर वाला वैल्यू जो कम था वो बराबर हो जाएगा ना। मैंने कम वाला पोर्शन ऐड कर दिया 25%। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो 1,20,000 में कुछ कमी है। कितनी कमी है? हमें 25% की कमी बता रखी है। किसकी 25% की कमी है? जो एक्चुअल वैल्यू है उसी का 25% इसमें कम है, तो वो कमी मैंने ऐड कर दी। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी जो अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो आपको हिंट में सिर्फ इतना पोर्शन बता रखा है। मैंने आपको समझा दिया कि ये किस तरह से कैलकुलेट किया गया है और हमारे पास हमारे स्टॉक की वैल्यू 1,60,000 आ गई। ठीक है, अब ये नहीं लिखना 1,60,000, कंपेयर करो कि जिसकी वैल्यू 1,20,000 थी उसकी वैल्यू 1,60,000 है, तो कितना बढ़ा? 40,000। तो अब रीवैल्यूएशन में कितना शो किया जाएगा? 40,000। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक का आपको समझ में आ गया 40,000, और ये तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया। अब आप वेरी वेल अंडरस्टूड समझ सकते हो कि प्रॉफिट को, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में ट्रांसफर किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच। तो 1,40,000 को 3:2, 3/5 मोहन और 2/5 महेश में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। महेश और मोहन की कैपिटल्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 84,000 एक का शेयर आ जाएगा एंड 56,000 सेकंड पार्टनर का शेयर हमारे पास निकल आएगा। अब देखते हैं हमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के बारे में किस तरह से क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। देखो हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के लिए लाइन अप करेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमें क्वेश्चन में बैलेंस दे रखे थे लायबिलिटीज साइड पर मोहन और महेश के, तो मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में मोहन और महेश की कैपिटल्स लिख ली। ठीक है, अब देखो जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है हम उसके लिए यहाँ पर बाय कैश लिखते होते हैं ना, क्योंकि उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही होती है ना। तो मैंने एक बार यहाँ पर उसे ब्लैक पेन से हाईलाइट कर कर इसीलिए लिखा है क्योंकि ये अभी हमें पता नहीं, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे फिर यहाँ पर अमाउंट आएगी। ठीक है, तो आप एक बार के लिए इसे भूल जाओ। बाकी की ट्रीटमेंट्स देखो, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है आपको बता रखा था, गुडविल कितनी है आपको बैलेंस शीट में दिख रही थी जो अपीयर हो रही थी। बिल्कुल इसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी था बैलेंस शीट में जिसके रिगार्डिंग कुछ लायबिलिटी भी थी। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट अभी अभी हमने निकाला है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होंगी। फिर उसके बाद मोहन और महेश की एडजस्टेड कैपिटल निकलेगी जिसका 20% होगा। ठीक है, तो अब इनके रिगार्डिंग, इन सब के रिगार्डिंग मैं आपको वर्किंग नोट्स जरूर दिखाना चाहूंगी ताकि आपको पता चले कि क्यों जर्नल एंट्री में, मतलब कितना अमाउंट हमने पास किया है, पोस्ट किया है जर्नल एंट्रीज की हेल्प से यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फिर से वर्किंग नोट्स देखते हैं कि किस तरह से ये कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग की गई है। देखो सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन देखते हैं गेन की और सेक्रीफाइस की। क्यों? क्योंकि प्रीमियम जो गुडविल वाला होता है उसे सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटा जाता है ना, तो इसलिए हम सबसे पहले इसी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओल्ड रेशो हमारे पास 3:2 थी, न्यू रेशो हमारे पास 2:2:1। आपको 2/5, 2/5 एंड 1/5 दे रखा था ना, तो हम अब कैलकुलेट करेंगे इसकी हेल्प से कि मोहन का क्या निकल रहा है। देखो साफ साफ आपको देखने में ही पता चल रहा है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो इसलिए मैंने सीधा ही कैलकुलेशन कर दी है। 1/5 सिर्फ मोहन का सेक्रीफाइस निकल रहा है। मोहन का सेक्रीफाइस नुसरत को मिलने वाले 1/5 गेन के बराबर है। महेश को ना तो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई गेन हो रहा है। तो हु इज दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? ओनली मोहन। ठीक है,
अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या पोस्टिंग की हुई है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के रिगार्डिंग जब हमने समझा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में, तो हमने समझा था कि इस फंड में जितनी लायबिलिटी अराइज होती है वो क्लेम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखो मैंने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में 2,30,000 ट्रांसफर कर दिया। बाकी का जो रेस्ट बचा 20,000 उसको मैंने ओल्ड रेशो में मोहन और महेश में बांट दिया, जो कि कैपिटल अकाउंट में पोस्ट किया गया है। ठीक है, फिर देखो जनरल रिजर्व था जिसे मैंने ओरली आपको बताया था पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बांट दो, तो मैंने यहां पर वो भी बांट दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो जो कैश प्रीमियम की फॉर्म में नुसरत लेकर आई है उसकी जर्नल एंट्री पास की गई है। अब आप खुद बना लो कि इस प्रीमियम को जब हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटेंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगी। देखो तो जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको वर्किंग नोट्स की फॉर्म में समझाई हैं ये एंट्रीज आपको समझ में आई। अब देखते हैं फिर से एक बार दोबारा से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखिए जो मैंने आपको जर्नल एंट्रीज समझाई हैं वही यहाँ पर पोस्ट की हैं। सिर्फ एक रीवैल्यूएशन की मैंने डायरेक्ट पोस्टिंग कर दी, जो प्रॉफिट निकला था डेबिट में उसे यहाँ क्रॉस यानी कि क्रेडिट में उतार दिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ गया। अब देखो किस तरह से नुसरत की कैपिटल की कैलकुलेशन होगी। हमने क्या बोला था कि एडजस्टेड कैपिटल मोहन की और महेश की निकालनी है। देखो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हमने यहाँ पर पोस्ट कर दी हैं। तो अब आपको देखने में ही पता चल रहा है कि मोहन की एडजस्टेड कैपिटल का टोटल, क्योंकि यहाँ वाली साइड पर कुछ भी माइनस करने वाला नहीं है, अगर होता तो हम माइनस करने के बाद देखते। ठीक है, यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ नहीं है, तो यही हमारी एडजस्टेड कैपिटल मोहन की आ जाएगी और यही हमारे पास महेश की एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। तो अब फिर से वर्किंग नोट्स में देखते हैं कि नुसरत की कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे की गई। सो दिस वन इज द लास्ट वर्किंग नोट जिसमें हमने कैलकुलेशन की है नुसरत की कैपिटल की। मोहन की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट हमारे पास 392,000 थी। बिल्कुल इसी तरीके से महेश की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स 2,08,000 थी। ठीक है, टोटल किया तो 6 लाख और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसे मैथ्स में करते थे 20% हम कैलकुलेट कर देंगे तो 1,20,000 हमारे पास नुसरत की कैपिटल निकल आएगी। ठीक है, अब देखते हैं फिर से दोबारा से कैपिटल अकाउंट और हमारे क्वेश्चन को जल्दी से बाइंड अप करते हैं। अब मेरा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है। मैंने यहाँ पर बाय कैश, मैंने फिर से इसकी जर्नल एंट्री नहीं लिखी है, डायरेक्ट पोस्टिंग कर दी है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्री को दिमाग में रखते हुए नुसरत के अकाउंट में 1,20,000 की कैपिटल आ जाएगी और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में बैलेंस कैरेड डाउन मोहन, महेश एंड नुसरत, इनके कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस यहाँ निकल आएंगे। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि बैलेंस शीट में क्या आएगा, कैसे आएगा। हमने लायबिलिटीज साइड से शुरू करना है। क्रेडिटर्स पर कोई भी असर नहीं था तो क्रेडिटर्स एज इट इज मैंने लिख दिए। जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड था उसने अब अपना रूपांतरण कर लिया, मतलब अब वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो क्लेम में ट्रांसफर हो गया। क्लेम इज ऑल्सो अ लायबिलिटी फॉर अस, तो इसलिए प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितना क्लेम था 2,30,000 का वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल के जो नए बैलेंसेस हमने निकाले हैं, बैलेंस कैरेड डाउन, वो तीनों पार्टनर्स के रिस्पेक्टिव बैलेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी लायबिलिटीज साइड कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें एसेट साइड की तो देखो कैश था हमारे पास सबसे पहली एसेट 1,40,000। नया पार्टनर गुडविल भी कैश में लेकर आया था और कैपिटल तो कैश में लेकर ही आया है। तो गुडविल कितनी लेकर आया था, वो प्रीमियम था 1 लाख का।
ठीक है। और अभी अभी हमने कैपिटल कितनी निकाली है, 1,20,000 की, तो टोटल कितना बन गया, 2,20,000। कैश दोनों को जोड़ने के बाद जितना होगा उतना रिवाइज्ड वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से डेटर्स अगर कोई असर है तो ठीक है, नहीं तो जो है वो लिख दो। स्टॉक पर था, अंडर वैल्यू था, अब हमने सही कर दिया तो 1,60,000 आ जाएगा। मशीनरी पर कोई असर नहीं था, बिल्डिंग 2,80,000 से 3,80,000 हो गई थी। तो कुछ इस तरह से हमारी बैलेंस शीट का भी टोटल लगाएगा, एसेट साइड का भी, एंड यू कैन चेक कि दोनों साइड्स का टोटल आपस में मैच कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको टॉपिक करवाया और जो आपको आज एक थोड़ा सा सिंपल ही था, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन करवाया, वो आपको समझ में आया होगा। कोई इसमें हमने नई ट्रिक या मतलब कुछ ऐसा नया नहीं सीखा, सिर्फ हमने जो नुसरत की कैपिटल की कैलकुलेशन थी वो हमारे लिए नई थी। अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नया नहीं था जिसको हमने पहले ना स्टडी किया हुआ हो। काइंडली डू दी ऑनर्स, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ एंड हैव अ नाइस डे।